बाजोड़ में 3 दिन से कर्फ्यू का आलम है। जी देखिए, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। मैं हैरान हूं कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर बड़े सख्त और तुंद तेज बयानात भी दिए और बताया कि ये जो लोग हैं 1500 से ज़्यादा इनकी तादाद नहीं है, ये क्या बलूचिस्तान को लेके जाएंगे। मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक राय रखता हूं, लेकिन बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर आप एक मजबूत और बेरहम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये रोज रोज का जो हम कभी देखे ना, पिछले 10 दिन में हमारे तकरीबन 7 मेजर अफसर जो है वो शहीद हुए हैं, समेत हमारे कई सिपाहियों के जो कि बड़े कीमती हैं, हमारे जो है वो आंखों के सितारे थे, जिनको जो है दुश्मन ने जो है वो खून में नहला दिया। मेरा ख्याल है कि एक बेरहम ऑपरेशन जो है वो जरूर होना चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ तो हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। अब Z10ME हेलीकॉप्टर जो आया है, जो कि जिसके अंदर रात को देखने की भी सलाहियत मौजूद है, और उसके अलावा वो आर्मर्ड प्लेटिंग भी रखता है, उसके पास मल्टी जो रॉकेट्स के सिस्टम्स भी हैं, और 12.7 मिलीमीटर की गैटलिंग गन भी मौजूद है, जो कि आंख से कंट्रोल होती है। तो मेरा ख्याल है कि इनके इंडक्शन जो है, यकीनन ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं और इस्तेमाल होने चाहिए हैं। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी हुकूमत अब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई, इंडिया को काफी अरसे बाद, तकरीबन 2 महीना, काफी अरसा गुजर गया है जो सिंधु ऑपरेशन सिंधु और फिर ये सारी चीजें हुई। इंडिया को पता चला कि उन्होंने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं। वो सिख भाईजान हैं, उन्होंने जो उनके एयरफोर्स के चीफ हैं, उनका कहना है कि हमने भी 6 तैयारे गिराए हैं। उनको कैसे अब पता चला कि उन्होंने 6 तैयारे गिराए हैं? और दूसरी तरफ आसिम मुनीर साहब ने, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने बड़ी दबंग लाइनें कही इंडिया के लिए कि हमारे पास इतने मिसाइल हैं कि हम अगर ये डैम बनाएंगे तो हम वो भी तोड़ देंगे 10 मिसाइल मार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कदाफी साहब। तमाम सुनने वालों के लिए भी बहुत सारी दुआ और 14 अगस्त की पेशगी मुबारक। देखें, जो अमरप्रीत सिंह साहब हैं, जो कि उनके एयर चीफ हैं भारत के, वो आपको मालूम है हमारे सरदार भाई हैं, और 12 बज जाते हैं इनके ऊपर, तो वो 12 बज गए उनके, तो वो 3 महीने बाद उनको ख्याल आया कि यार ख्वाबे खरगोश से मैं उठ गया हूँ। और उनको ये अभी अभी पता चला या बताया गया नरेंद्र मोदी की जानिब से कि आपको मुबारक हो, आपने 6 जहाज गिराए। तो उन्होंने फिर आओ देखा न ताओ, उन्होंने एक झूठा फिक्शन जो है वो गढ़ डाली। अब इसके ऊपर कोई फिल्म भी बन जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि 6 जहाज जो है वो इनके गिरे, और वो डिसॉल्ट एविएशन जो कि राफेल बनाने वाली है उन्होंने एक्सेप्ट किया। डिमोंडे अखबार जो है बहुत मशहूर, जो फ्रांस का अखबार है, उसने जो है इस बात को एक्सेप्ट किया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो बताया कि 6 जहाज उनके गिरे हैं। इसी तरीके से बरतानवी अखबारात ने जो है इसका जिक्र किया, अमेरिकन जरीदों ने इसका जिक्र किया, लेकिन कहीं भी कोई भारत की जानिब से पाकिस्तान का जहाज गिराने की बात जो है वो कहीं भी सामने नहीं आई। खुद भारत की जानिब से नहीं आई। ये 3 महीने के बाद सरदार जी को जो है वो अब ख्याल आया। चलें, ये तो खैर एक अलग बात हो गई। दूसरी जानिब जो उन्होंने, आप देख लें कि 12 और 13 अगस्त को जो है वो उन्होंने एक और जो है वो कहा है कि हम अपनी जो एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। अब देखना यह है कि जो उनके एक बहुत बड़ी एयरफोर्स का इन्हिसार जो था वो मिग 21 जहाज़ों के ऊपर था, जो कि रिटायर होने जा रहे हैं, और ये जहाज़ जो है 2022 में रिटायर करने थे, लेकिन जो इंजन्स की दस्तयाबी ना होने की वजह से तेजा जहाज जो थे उनको जो है वो ऑपरेशनल ना कर पाए, और बड़ी मुश्किल से 2 स्क्वाड्रन ही जो है वो वहाँ उनके पास आए। अब एक बहुत बड़ी तादाद मिग 21 की रिटायर हो रही है, और उसके बाद जैगुआर जहाज जो है वो भी रिटायर हो रहा है। तो भारत के पास तकरीबन रह रह के जो है वो तकरीबन कोई 20 या 22 स्क्वाड्रन रह जाएंगे जो ऑपरेशनल होंगे। राफेल का हालत तो आपने देख ली कि सबसे पहले तो राफेल उड़ाने से पहले ये सोचना जरूरी है कि राफेल की फेलियर की वजह
क्या नाकिस भारतीय पायलट थे या भारत जो जहाज के अंदर अपनी कोई तकनीकी खराबी थी, या फिर तीसरी चीज जो अहम है वो ये है कि पाकिस्तान की एयर सुपीरियोरिटी थी, यानी कि फिजाई बर्तरी। तो ये तीनों चीजें देखे बगैर, और उसके लिए मेरे ख्याल में ये जो 12 और 13 अगस्त को जो ये काम करने चले हैं, ये अपनी फिजाई कुव्वत को चेक करेंगे कि हमारी कहाँ कमजोरियां, कहाँ का जो है कोताहियां रह गई हैं, हमारे मिसाइल प्रोग्राम जो है उनकी क्या मजबूरियां हैं, हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनके अंदर क्या फेलियर्स हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो मेरे ख्याल में ये चेक करने जा रहे हैं। अभी जंग के लिए अभी तैयार नहीं है, लेकिन ये जंग करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये जंग करेंगे। नरेंद्र मोदी के बिहार के इलेक्शन है नवंबर के अंदर, उससे पहले उसको जो है कुछ ना कुछ करना है। अभी आप देखें राहुल गांधी का गिरफ्तार होना, प्रियंका गांधी का गिरफ्तार होना और उसके बाद छोड़ देना, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि भारत के अंदर एक शदीद कशमकश मुब्तला है और भारत के अंदर आवाजें बहुत ज्यादा बुलंद हो रही हैं। और नरेंद्र मोदी को खुद जो अपना संघ परिवार जिसको आरएसएस कहा जाता है, उसकी जानिब से मुश्किलात हैं, और ख़ास तौर पे बीजेपी जो है वो ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी अपनी 75वीं सालगिरह के ऊपर सियासत से और वज़ारत उज़्मा से जो है वो रिटायर हो जाएँ। ये वो तमाम बातें हैं जिनको अगर हम सामने रखें तो लगता ये है कि भारतीय जंगी जुनून एक दफ़ा फिर जो है वो ताकत से जो है वो कोशिश करेंगे, वो ड्रोन्स के ज़रिए कोशिश करेंगे, और वो दुनिया में असला खरीद रहे हैं। लेकिन असला खरीदते ही जो है आप उसके मास्टर नहीं बन जाया करते, आपको वक्त लगता है। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी कोई पैंतरा बदलेगा और अपनी वॉर स्ट्रेटेजी के ऊपर एक दफा रिवाइज करेगा। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने जिस तरह से बात कही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि पाकिस्तान समेत जो है हमारे जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, ईरान का भी आपने देखा कि एक मिसाइल का ना खत्म होने वाला सिलसिला उनके पास मौजूद था। इसी तरीके से भारत के पास भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है मिसाइल्स की मौजूद थी, लेकिन क्योंकि भारत को ये शक हो चला था, बल्कि ये यकीन हो चला था कि पाकिस्तान जो है इनके अब मिसाइल जो आएंगे उनका जवाब जो है गैर रवायती मिसाइलों के जरिए देगा, यानी कि फिर वो होगा जो नहीं होना चाहिए था। इस वजह से भारत जो है वो घबरा गया, डर गया, और भारत जो है वो उसको जो है हजीमत उठानी पड़ी, और वो आइंदा भी उठाएगा। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम जो था वो तकरीबन 1900 जो 80 के मिड के अंदर शुरू हुआ था, और फिर शोमियानी बीच से हमने जो है अपने मिसाइल जो थे वो फायर किए थे, जिसमें मैं खुद एक बतौर बच्चा जो था वो शरीक था, और मैंने ये अपने फायर पार अपने खुद आंखों से देखी हुई है। और बहरहाल अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की मिसाइल की मुख्तलिफ रेंजेस हैं, हातिफ से शुरू हो के बाबर, अंद्रा, बत्तार, गौरी, शाहीन, और शाहीन के मल्टीपल स्टेजेस। इसी तरीके से हमारे जो तैमूर, और यानी कि एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मिसाइल्स हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि फील्ड मार्शल साहब ने ये जो बात कही है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बूट्स ऑन ग्राउंड का जो रिवाज है वो जरा कम हो रहा है। और हमने इसराइल और भारत जो ईरान जंग में भी ये देखा कि अमली तौर पर अस्करी फौजी जो थे वो वहाँ ग्राउंड के ऊपर नहीं आए, बल्कि ज़्यादा फजाइया और जो इनका इस्तेमाल था, जिसको चाइना के अंदर सेकंड आर्टिलरी कहा जाता है, एक पूरी फोर्स समझी जाती है, यानी कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और इसी तरीके से मिसाइल कमांड। पाकिस्तान के अंदर इसको स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड कहा जाता है, आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो कि बकायदा एक कोर का दर्जा रखती है, यानी कि हमारी जिस तरह से 2 कोर है, 4 कोर है, 5 कोर है, 11 कोर है, 12 कोर है, 31 कोर है, 30 कोर है, इसी तरीके से जो 10 कोर है, इसी तरीके से आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एक बकायदा कोर का दर्जा रखती है।
तो ये हमारे पास इसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन है, वो उसका एक अहम किरदार है, नेस्कॉम का किरदार है, और ये तमाम इदारे मिलके ये मिसाइल उस वक्त से, यानी कि 1980s से जो है इन्होंने बनाने शुरू किए, और ये हमारे पास एक वसी जो बिल्कुल, तादाद है मौजूद है, जो कि कुछ तो है जो ग्राउंड के ऊपर है, और कुछ सर जो ये है वो बिल्कुल, ग्राउंड के बिल्कुल, अंदर है, यानी कि बिल्कुल, खुफिया सुरंगों के अंदर महदूद हैं। बिल्कुल। अभी आप जो डीजीआईएसपीआर साहब का बयान आया, वो बड़ा अहमियत का हामिल है कदाफी भाई, और वो है कि अगर भारत ने ऐसी कोई मुहिम जुई की, तो इस बार उसको मशरकी सरहद से जो है वो इंगेज किया जाएगा, और ये अहदाफ जो हैं वो सिर्फ अस्करी नौयत के नहीं होंगे, बल्कि ये मुआशी नौयत के होंगे, ये स्ट्रेटेजिक लेवल के होंगे, ये जो है वो आपके डिफेंसिव जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं उनके हवाले से होंगे, और हम्म, मल्टीपल इसके अंदर और हमारे टारगेट्स होंगे। ये डीजीआईएसपीआर का बयान नहीं था, बल्कि हम्म, एक किस्म की चेतावनी थी, एक किस्म की हम्म, वार्निंग थी जो उन्होंने भारत को जो है वो दी, और ये मकसद यही था कि तुम जो है किसी ख्वाब ख्याली में ना रहना कि हम जो हम्म, है वो कमजोर हो गए हैं, बल्कि हम तुम्हें इस बार रवायती हम्म, जंग, यानी कि हम तुम्हें सिर्फ यहाँ नहीं है कि तुम हम्म, कश्मीर में जब एक महदूद जंग करते हो और उसके बाद फिर बात खत्म हो जाती है, बल्कि अब की बार जो होगा वो तुम्हें हम बकायदा इंटरनेशनल बाउंड्री को वायलेट करेंगे, यानी कि हम्म, बूट्स ऑन ग्राउंड के साथ साथ मिसाइल जो अटैक है वो भी होगा, और साथ हम्म, तुम्हारे ऊपर जो हम एयरफोर्स का है वो भी हम्म, रखेंगे, और तुम्हारी नेवी को भी जो है वो एक दफा दिन में हम्म, तारे दिखलाएंगे। तो ये है इसका लुब्बे लुबाब। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी जानिब ईरान का जो वज़ीर ख़ारिजा है, उन्होंने बयान दिया है कि अगर अमेरिका हम पर पाबंदियाँ या सख्तियाँ कम कर दे, तो हम अपने एटमी जो प्रोग्राम है, उसको मज़ीद डिले कर देंगे, उसको मज़ीद ताख़ीर उसमें कर देंगे। इसको कैसे देखते हैं? क्या घुटने टेक दिए ईरान ने? नहीं, ईरान ने घुटने नहीं टेके, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान वक्त जो है वो परचेजिंग टाइम जिसको कहते हैं ना, टाइम बाय करना, वो टाइम बाय कर रहा है। और उन्होंने देखें घुटने तब टेके होते जब वो ये कह रहे होते कि जनाब हम जो है वो अपना एटमी प्रोग्राम तल्फ कर देंगे। पहली बात यह है कि वो हुँ, एक बकायदा ट्रीटी का सिग्नेटरी है, आईएईए के साथ जो है हुँ, वो रजिस्टर्ड है, और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी बकायदा हुँ, आईएईए जो था वो मॉनिटरिंग करता रहा। ये अलहदा बात हुँ, है कि कुछ अरसे से उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग वाले सिलसिले खत्म कर दिए। इसके अलावा भी आपको मालूम है कि उनके आईएईए ने मुख्तलिफ कैमरे तक जो है वो नष्ट किए हुए हैं, और ये ईरान की इजाजत से हुए हैं। मसला ही हुँ, यही था कि ईरान जो है वो फर्दर एनरिचमेंट नहीं कर रहा था, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उस पर हमला जो था वो एक नाजायज हमला था। और यही वो बात जो है अपना केस लेके जा रहे हैं कि जब हमने कोई न्यूक्लियर एनरिचमेंट एक खास लेवल से, जो कि आईएईए के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, हमने जब उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई, कोई आपको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मिला, आपने जो नेतन्स के ऊपर और आपने जो दीगर जगहों पे फरदो के ऊपर और इस्फहान के ऊपर जो आपने हमले किए वो नाजायज थे, और उसमें कहीं भी न्यूक्लियर ताबकारी जो है वो सामने नहीं आई। तो फिर हमारे ऊपर आपने हमले नाजायज किए। अब अब्बास इराक्ची जो कि उनके वजीर खारजा हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम डिले कर देंगे, खत्म करने की बात नहीं हो रही। खत्म करना तो सीधी सीधी बात है कि अपने डेथ वारंट के ऊपर वो साइन कर दें। अब जो इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके बाद तो मेरे ख्याल में ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, हम पाकिस्तान की तरफ आ जाएँ, बाजोड़ में 3 दिन से कर्फ्यू का आलम है। क्या वजह है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर है, बलूचिस्तान का इलाका, केपी का इलाका, या क्यों नहीं स्टेबिलिटी आ रही है, और अब तो वहाँ ऑपरेशन की भी कोई खबरें चल रही हैं? ये देखिए, ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। मैं हैरान हूं कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान के ऊपर बड़े
सख्त और तुंद तेज बयानात भी दिए और बताया कि ये जो लोग हैं 1500 से ज़्यादा इनकी तादाद नहीं है, ये क्या हुँ, बलूचिस्तान को लेके जाएँगे? मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफ़ाक़ राय रखता हूँ। लेकिन हुँ, बलूचिस्तान के साथ-साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर आप एक मज़बूत और बेरहम ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो ये रोज़-रोज़ का जो हम कभी देखें ना पिछले 10 दिन में हमारे तकरीबन 7 मेजर अफ़सर जो है वो शहीद हुए हैं, समेत हमारे कई सिपाहियों के जो कि बड़े कीमती हैं, हमारे हुँ, जो हुँ, है वो आँखों के हुँ, सितारे थे, जिनको जो है दुश्मन ने जो है वो खून में नहला हुँ, दिया। मेरा ख़्याल है कि एक बेरहम ऑपरेशन जो है वो ज़रूर होना चाहिए और अगर ये नहीं हुआ हुँ, तो हमारे लिए मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा। अब Z-10ME हेलीकॉप्टर जो आया है, जो कि जिसके अंदर रात को हुँ, हुँ, देखने की भी सलाहियत मौजूद है और उसके अलावा वो हुँ, हुँ, आर्मर्ड प्लेटिंग भी रखता है। उसके पास मल्टी जो रॉकेट्स के सिस्टम्स भी हैं और 12.7 हुँ, मिलीमीटर हुँ, की गैटलिंग गन भी मौजूद है, जो कि आँख हुँ, से हुँ, कंट्रोल होती है। तो मेरा ख़्याल है कि इनके इंडक्शन जो है यकीनन ये जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, उनके खिलाफ हुँ, इस्तेमाल हो सकते हैं और इस्तेमाल होने चाहिए हैं। और हुँ, साथ ही साथ जो है मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, उसके हुँ, हुँ, अंदर जो अभी पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेज़ हैं, हुँ, उसमें हुँ, भारतीय जो एक स्पॉन्सर्ड टेररिज़्म है, जो कि हुँ, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हम बड़ा वाज़ेह देख रहे हैं, लेकिन वहाँ दोनों तरफ जो हैं, उनकी हुकूमतें जो हैं, वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं और हुँ, हुकूमतें जो हैं, एक किस्म का बोझ बन गई हैं। ये एसेट बिल्कुल, नहीं रहे, बल्कि अब हमारे लिए लायबिलिटी हो गए हैं। हुँ, हुँ, पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है, तो फिर आपको जामे और मज़बूत हिकमत अमली के साथ ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर हुँ। आपने इन हुकूमतों को बचाना है, तो फिर पाकिस्तान की खैर मनाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल नाज़रीन अब्दुल्ला गुल साहब ने बड़ी क्लियर बात की है कि आपको उधर बड़ा मज़बूत ऑपरेशन करना होगा, बड़ा क्लैरिटी के साथ और जितने भी दहशतगर्द ख़वारी हैं, उनको ख़त्म करना होगा। तभी केपीके और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में पुरअमन हो सकेगा, अमन आ सकेगा। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन नया दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को, अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।